नमस्कार दोस्तों। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप नहीं देखे तो कुछ भी नहीं देखे। यहाँ से बहुत सवाल लड़ता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। नया पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। और भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, या फिर से उसको हम उस रूप में तो नहीं ला सकते, लेकिन उसका कुछ न कुछ भाग प्राप्त हो जाता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में कुछ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो दूध से दही बन गया, ठीक है, तो अब दही से दूध नहीं बन सकता है, लेकिन नया पदार्थ दही बन गया, इसलिए क्या है वो, तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। और मोमबत्ती, बताइए मोमबत्ती कैसा परिवर्तन है, सवाल बीपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक है, तो दोनों प्रकार के है, रासायनिक भी है और क्या है, तो भौतिक भी है। रासायनिक भी है और क्या है, तो भौतिक परिवर्तन दोनों है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भौतिक परिवर्तन कौन सा है बताना है। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, और बर्तन काला हो गया तो फिर से उसको हम लोग नहीं कर सकते हैं। मोमबत्ती का जलना दोनों प्रकार के है। दूध से दही का बनना, दूध से दही का है रासायनिक, हमको पूछ रहा है क्या चीज, भौतिक। तो तीनों हो जाएगा गलत गलत। इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी में चीनी का घुलना। और पानी में चीनी को घोल देते हैं तो फिर से उसको हम लोग चीनी को प्राप्त कर सकते हैं गर्म करके। ठीक है, चलिए, भौतिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया होता है जिसमें कारकों को हटा देने पर भौतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है। भौतिक प्रक्रिया अस्थायी एवं उत्कर्मणीय होता है। क्या होता है कि अस्थायी होता है और उत्कर्मणीय होता है। पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वाष्प के द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अगला है कि बताना है कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन नहीं है मतलब रासायनिक परिवर्तन है। तो पानी में नमक का घोलना, इस सब रासायनिक है। बर्फ का पिघलना रासायनिक है। लेकिन कोयले का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कोयले का जलना हो जाएगा। देखिए, कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, जबकि बर्फ का पिघलना तथा पानी में नमक का घुलना भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन रासायनिक प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, जबकि भौतिक परिवर्तन तब होता है जब पदार्थ का रूप बदलता है, लेकिन रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, कोयला का जलना रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला सवाल है कि रसायन विज्ञान के अनुसार कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी का उबलना। लोहे में जंग लग जाएगा, रासायनिक है। लकड़ी का जलना रासायनिक है। तांबे के बर्तन पर हरे रंग का परत स्तर का बनना, यह भी रासायनिक है। लेकिन पानी का उबलना, और पानी का उबलेगा तो जाएगा वायुमंडल में। वायुमंडल में जाने के बाद क्या होगा, संघनन क्रिया द्वारा फिर से बारिश हो जाएगा, तो फिर से हम लोग को पानी प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जल चक्र का काम कर रहा है, तो इसलिए पानी को उबलना भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। पानी का उबलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ऊष्मा मुक्त होने पर जल वाष्प पुनः मूल अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, जैसे बर्फ का पिघलना, मोम का पिघलना, इस सब का है तो भौतिक परिवर्तन है। कौन सा नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की जो संख्या होती है वो समान होती है। तो कोरियोलिस प्रभाव नहीं होगा, ग्राहम का नियम नहीं होगा, पास्कल का नियम नहीं होगा, ये अवोगाद्रो का नियम होगा। क्या होगा, अवोगाद्रो का नियम हो जाएगा। देखिए, समान नियम के अनुसार समान ताप
और दाब पर सभी पदार्थ गैस के समान आयतन में कणों या अणुओं की संख्या समान होती है। किसी गैस के 1 ग्राम अणुओं की संख्या को अवोगाद्रो की संख्या कहते हैं। अवोगाद्रो की संख्या किसको कहेंगे? तो किसी गैस के 1 ग्राम मोल में अणुओं की संख्या को हम लोग अवोगाद्रो का नियम कहते हैं। इसको में जो समान ताप और दाब दोनों एक समान रहता है। अगला है संघनन। क्या है? देखिए, गैस का ठोस में परिवर्तन। गैस का ठोस में परिवर्तन नहीं है, ठोस का द्रव में बदलना ये भी नहीं है, लेकिन वाष्प का जो द्रव में बदलना यही क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। जब कोई तरल पदार्थ में परिवर्तित होता है तब इस प्रक्रिया को हम लोग संघनन कहते हैं। अर्थात संघनन एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें कोई संघनित होकर अर्थात ठंडा होकर द्रव अवस्था में बदल जाता है, जैसे बादल, कोहरा, वर्षा। ठीक है, ये सब क्या है? तो संघनन का एग्जाम्पल है। यह गैस से द्रव में क्या हो जाता है? बदल जाता है। या वाष्प का द्रव में बदलना। ठीक है, वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाएगा? संघनन कहलाएगा। अगला सवाल है कि विलय के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विलयन की सांद्रता। क्या हो जाएगा? विलयन की सांद्रता। अच्छा, विलयन किसको कहते हैं? विलयन किसको कहेंगे? तो देखिए, जो विलयन होता है, विलयन, तो इसको में विलेय और विलायक दोनों होता है। विलेय जिसकी मात्रा कम हो और विलायक जो उसको घुला दे, जैसे चीनी हो गया और पानी। तो पानी में चीनी घुल जाएगा, तो पानी जो घुला दिया वो विलायक हो गया, और जो चीनी है तो विलेय बन गया। ठीक है, चलिए। विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में विलयन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। विलयन के 2 या 2 से अधिक अवयव को समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण से तात्पर्य मिश्रण में सभी जगह इसका संगठन गुण एक समान होता है। सामान्यतः अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, उसको विलायक कहते हैं। विलायक में क्या होगा? जिसका मात्रा अधिक होता है, और जिसकी मात्रा कम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो विलेय कहते हैं। पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है? नहीं, संयोजन। संयोजन में क्या होता है कि एक पदार्थ, 2 पदार्थ को एक जगह करना संयोजन कहलाता है। इसका विघटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विघटन प्रतिक्रिया हो जाएगा। देखिए, पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस एक वैद्युत अपघटन क्रिया है जिसमें पानी घटक त्वचा, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में टूट जाता है। जैसे जल का सूत्र हो गया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो गया? टूट हो गया। तो इसका अयोग जो माना है डी उत्तर माने है। ठीक है, इसका डी माने है। ठीक है, परंतु जल का इलेक्ट्रोलाइसिस न तो संयोजन क्रिया होता है और न ही विस्थापन क्रिया होता है। तो प्रश्न पत्र के हिंदी संस्करण में रिएक्शन शब्द के अनुसार प्रतिक्रिया लिखा गया, जबकि केमिकल रिएक्शन को हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए, अगला सवाल है फैराडे स्थिरांक है किसका? तो जो फैराडे होता है वो सार्वभौमिक स्थिरांक है। क्या है? सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल स्थिरांक है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, इलेक्ट्रोलाइट पारित विद्युत धारा में नहीं करता है, विलायक के आयतन पर निर्भर नहीं करता है। ये क्या है? तो फैराडे स्थिरांक जो होता है सार्वभौमिक स्थिरांक होता है। ठीक है, देखिए, फैराडे स्थिरांक एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। फैराडे स्थिरांक का मान लगभग
96,485 कूलाम या कूलाम मोल होता है। एक मोल में इलेक्ट्रॉन पर स्थित कुल आवेश की मात्रा फैराडे स्थिरांक के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, देखिए, दो तरल ए और बी को मिलाने पर आदर्श तरल प्राप्त करने के लिए क्या होता है, तो मिश्रण की जो तापीय होती है धारिता शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। मिश्रण के द्रवीभूत घटकों का उपयोग पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसका हो जाएगा क्रोमैटोग्राफी। क्या हो जाएगा? क्रोमैटोग्राफी हो जाएगा। क्रोमैटोग्राफी में जो होता है रंगों का चर्चा किया गया है। देखिए, विभिन्न मिश्रण के द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ के अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को क्रोमैटोग्राफी, इसी को वर्ण लेखन कहते हैं। क्रोमैटोग्राफी की विधि इस तथ्य पर आधारित होती है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों अवशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है। इसी कारण अधिशोषक पदार्थ में विभिन्न दूरियों को शोषित होते हैं। इस प्रकार से पृथक कर लिए जाते हैं, मतलब कि अलग कर लिए जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि ठोस से कपूर मतलब वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठोस से सीधे गैस में बदल जाएगा। ठोस से गैस में बदलना, उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, ये सब का है ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल है। वाष्पीकरण तो क्या होगा? जल को जो हम गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा। हिमीकरण का है, तो जल को जब ठंडा करेंगे तो हिम मतलब बर्फ जम जाएगा। पिघलना का होगा? तो जब बर्फ को पिघलाएंगे तो पिघलेगा। ठीक है, तो तीनों हो जाएगा गलत। लेकिन ऊर्ध्वपातन का होता है कि ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। लेकिन ठोस से सीधे ऊर्ध्वपातन बन जाता है। उसको गर्म करने पर द्रव में नहीं बदलता है, सीधे वाष्प में बदल जाता है या गैस में बदल जाता है। उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। देखिए, टीआरई थ्री में पूछा हुआ सवाल है ना, ऊर्ध्वपातन से किसी पदार्थ की सीधे ठोस गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बीपीएससी टीआरई थ्री जो जुलाई 2024 में परीक्षा हुआ था उसको में दिया गया है, इसलिए आप लोग के काफी इम्पोर्टेंट बन जाता है। चलिए, एलपीजी दाब मापक नहीं प्रदान करता है क्योंकि एलपीजी सिलेंडर में गैसों की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकता। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। किसी सिलेंडर में द्रवीभूत मतलब जिसको एलपीजी बोलते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, दबाव गैस कम होने पर यह नियत बना रहता है। अतः गैस कम होने पर यह गैस की सही मात्रा नहीं बता सकता है। निम्न कथनों पर विचार करना है कि शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का हिमांक घट जाता है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, मतलब इसको बताना है। तो इसको में कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर दोनों बातें का है, बिल्कुल सही है। तो इसलिए पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा सही। देखिए, शुद्ध जल में नमक को घोलने से शुद्ध जो जल होता है, और शुद्ध जल किसको कहते हैं, तो वर्षा के जल को शुद्ध जल कहा जाता है। जो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है, तथा जल में जब मिथाइल अल्कोहल मिथेनॉल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। यह हाइड्रोजन अबंधन के कमजोर होने के कारण होता है। चलिए,
कौन सा प्रतिक्रिया जो है दर को धीमा कर देता है, इसलिए इसका आंसर कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जो नमी को आसानी से अवशोषित कर ले उसको हम लोग क्या कहेंगे? निर्जलीकरण, क्लोनीय पदार्थ, प्रक्षेप पदार्थ या जल शोषक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल शोषक। जले में ना नमी होता है तो जले को हटा देंगे तो इसलिए हो जाएगा जल शोषक हो जाएगा। देखिए, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थ में नमी को आसानी से अवशोषित कर लेता है तथा जल शोषक आर्द्रता ग्राही, जिसको डेसिसेंट कहा जाता है। ठीक है, देखिए, क्रिस्टलीकरण शुद्ध क्रिस्टलों में उनके विलयन से निकालने की प्रक्रिया होता है। क्रिस्टलीकरण के दौरान परमाणु और अणुओं के बीच एक बंधन सत्यापित होता है। यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, इसलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। देखिए, दूध क्या है? कोलाइडी विलयन है कि इमल्सन है? तो इसको बोलते हैं इमल्सन चाहे कोलाइडी विलयन। इमल्सन मतलब होता है द्रव द्रव में घुलता है। ठीक है, तो इमल्सन का हो जाएगा, इसका बी और सी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूध में प्राकृतिक पायस इमल्सन का एक उदाहरण है। दूध में इमल्सन के रूप में वसा पाई जाती है। इमल्सन द्रव और द्रव है ना, द्रव द्रव में इमल्सन घुलता है, इसी को पायस बोलते हैं। इमल्सन को कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। कोलाइडी विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम में निर्मित होता है। विलय पदार्थ की तरह घटक का परिरक्षण जबकि कोलाइडी रूप में कार्य करता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं तथा वह घटक जिसको में प्रावस्था निलंबित रहता है उससे परिक्षेपण के माध्यम में कहा जाता है। कौन एक कोलाइडी नहीं है? धुआं, रक्त ये है लेकिन सिरका नहीं है। सिरका जो होता है अम्ल होता है, जिसको विनेगर बोला जाता है। देखिए, ये भी बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। क्या है? पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, आपको इस चैप्टर से 2 सवाल मिल गया देखने को। ऐसा पदार्थ जो विषम मिश्रण होता है, जिनमें एक पदार्थ के सूक्ष्म कण द्वारा पदार्थों में विस्तारित रहते हैं, कोलाइडी कहलाते हैं तथा इसके प्रमुख उदाहरण जो होता है धुआं हो गया, कोहरा हो गया, शेविंग क्रीम। ठीक है, ये सब है कोलाइडी है, लेकिन सिरका नहीं है। वायु क्या है? वायु यौगिक में जो होता है एक समान मात्रा को मिलाते हैं, ये नहीं होगा। तत्व नहीं होगा। विद्युत अपघट्य नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? मिश्रण होता है, क्योंकि वायु में अनेकों प्रकार गैसों का क्या होता है? मिश्रण होता है। देखिए, वायु कई गैसों का मिश्रण है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 20.9 मतलब 21%, आर्गन है, CO2 है, नियॉन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये क्या है? कि मिश्रण है। क्या है? तो मिश्रण है। ठीक है, अब देखिए, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो हम लोग जस्ट पढ़े हैं, नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है। ठीक है, पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस तो नाइट्रोजन है। ये सवाल देखिए, बहुत बार रिपीट किया हुआ है। कौन नोबेल गैस नहीं है? हीलियम है, ऑर्गन है, नियॉन है, लेकिन रेडॉन नहीं है। रेडॉन का है? नहीं है। कौन सा टिंडल प्रभाव दिखाएगा? तो यहाँ पे 1 से अधिक हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा।
जब प्रकाश की किरणें तरंगदैर्ध्य के बराबर आकार के कणों वाले कोलाइडी घोल गुजारा जाता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के फलस्वरूप प्रक्षेपक दिखाई देने लगता है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। दूध तथा स्टार्च सोल्यूशन कोलाइडी विलयन है, अतः यह टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। कौन सा ऑक्सीजन से निकलना कौन सी प्रतिक्रिया कहलाएगा? वाष्पोत्सर्जन जो होता है तो ये जब पत्ता में थोड़ा थोड़ा जल रहता है तो वह वाष्पोत्सर्जन होता है। प्रासरण जो क्या होता है कि कोई भी बाहरी से मतलब कि अंगूर और किशमिश वाला इसका एग्जाम्पल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विसरण हो जाएगा। विसरण का होता है फैलता है। आणविक ऑक्सीजन पत्तियों से निकलना विसरण की प्रक्रिया है। दो या दो से अधिक पदार्थों का रक्त एक दूसरे से मिलाकर समांग मिश्रण की क्रिया को विसरण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से लेना तथा ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना विसरण का क्या है? उदाहरण है। ठीक है। विषम का पता लगाइए। फल का पकना, सीमेंट का सेटिंग, कोयले का जलना, एक से अधिक, तो इसका हो जाएगा कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। देखिए जितना भी सब एग्जाम्पल है सब रासायनिक परिवर्तन का है। फल का भी पकना, सीमेंट का सेटिंग, कोयले का जलना, सबका है रासायनिक परिवर्तन है और सभी ऊष्मा क्षेपी है। इसमें से कोई विषम नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं हो जाएगा। कौन सा रासायनिक परिवर्तन का विशेषता नहीं है? अनुत्क्रमणीय, तो परिवर्तन में उत्क्रमणीय होता है। नए पदार्थ बनता है तो ये रासायनिक में हो गया, इसलिए गलत हो गया। अनुत्क्रमणीय जो होता है रासायनिक होता है। ऊर्जा का शोषण, ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना है, तो यह इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है तो अपचयन के द्वारा। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन जुटता है, जलीय विश्लेषण नहीं होगा, अपचयन के द्वारा होगा। ठीक है। अपचयन प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान दो सबस्ट्रेट प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करके दो उत्पाद बनाते हैं। कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा? ठीक है। AgNO3 विलयन और कॉपर धातु, NaCl विलयन और कॉपर धातु, या विलयन और कॉपर का सिल्वर धातु, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है। क्या हो जाएगा? सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा। जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो उसको अपचयन कहते हैं और ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है उसको उपचयन कहते हैं। इसलिए घट रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपचयन। सामग्रियों के कण के बीच आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में चुना गया है किसको? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला हाइड्रोजन गैस। पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को अंतराणुक बल कहते हैं। ठोस पदार्थों में यह सर्वाधिक तथा गैस में सबसे कम होता है। द्रव पदार्थ के अणु यह बल गैस की तुलना में अधिक होता है और ठोसों की तुलना में कम होता है। अगला है इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है तो एंटीपायरेटिक, इसलिए इसका हो जाएगा डी हो जाएगा। देखिए इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल का उपयोग फार्माकल्स, पॉलीमर, लेदर पॉलिश, पॉलिस्टरीमाइजर, सौंदर्य जो
स्त्रियों का श्रृंगार उंगार होता है, ठीक है, उसको में उत्पादन में किया जाता है। एंटीसेप्टिक दवा, एंटीपायरेटिक, एंटी एलर्जिक आदि के उत्पादन में भी किया जाता है। कौन सा एक ठोस की विशेषता नहीं है? देखिए, ठोस जो होता है आसानी से बहने की क्षमता उसको में नहीं होता है, उसका निश्चित आकार होता है, अणु बारीकियों के कण से बना होता है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, आसानी से बहने की क्षमता होता है। और कौन सा ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है? पानी का वाष्पीकरण, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, बिना बुझा चूने के साथ प्रक्रिया, कपूर उधारपातन, ठीक है। ऊष्माक्षेपी तो इसका तो चौथा हो गई, तो इसका दूसरा और तीसरा हो जाएगा, दूसरा और तीसरा, ठीक है। अगला है, कौन सी गैस द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? तो कम तापमान और उच्च दाब चाहिए, ठीक है। अगला है, कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक होता है? तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट का विलयन होता है, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का आज लास्ट सवाल, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अकार्बनिक रसायन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पूरा आज हम लोग का रहा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, पूरा कंप्लीट कर लिए। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप ही लोग के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ कम टाइम में, इसलिए आप लोग हमको सपोर्ट करिए, क्योंकि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और आप लोग को अच्छा अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करूँगा, इसलिए सपोर्ट करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।